हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन पे नेक्स्ट टॉपिक की। एज यू नो गाइस, ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक आपको समझ नहीं आएगा। तो उसके बाद ही आना इस वीडियो पे। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो ये वीडियो देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड थ्योरीज की। डिविडेंड थ्योरीज में हम मेनली बात करेंगे टू थ्योरीज आर देयर। फर्स्ट वन इज रिलेवेंस थ्योरी एंड सेकंड वन इज इररिलेवेंस थ्योरी। एंड इन रिलेवेंस थ्योरीज two models are there. First one is Wardler model and second one is Gordon's model. And in irrelevance theories, two models. First one is one model that is Modi Gilani and Miller model and second ट्रेडिशनल अप्रोच की बात हम इसमें करने वाले हैं। ओके गाइज, फर्स्टली आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ रिलीवेंस। क्या होती है थ्योरी ऑफ रिलीवेंस? देखो, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि रिलीवेंस क्या होता है। रिलीवेंस का मतलब होता है क्या, कि कोई चीज़ रिलीवेंट है, मतलब कि उसका इफेक्ट पड़ रहा है। कहते हैं कि इररिलेवेंट है ये तो, मतलब कि जिसकी कोई रिलीवेंस नहीं है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रिलीवेंस मतलब क्या, कि हम उस चीज़ की बात करें कि हाँ ये चीज़ वैलिड है। The advocate of this school of thought include Maron Gordon, John Linter, James Walter and Carson. According to them, डिविडेंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। देखो, मेनली हम क्या बात करते थे, हमने बात की थी क्या, कि जो डिविडेंड है ना उसका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब कि वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। थ्योरी ऑफ रिलीवेंस की बात करी, मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि हाँ इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो ये क्या बोलते हैं कि जो डिविडेंड है ना वो कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर अबाउट द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड हैंस डिविडेंड डिसीजन बिकम रिलीवेंट। मींस क्या है, देखो आप एक बात बताओ गाइज, अगर मान लो, पहले हम सिंपली, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम कहें मार्क्स, अब कुछ लोग कहेंगे कि मार्क्स मैटर करते हैं और कुछ लोग कहेंगे मार्क्स मैटर नहीं करते। मार्क्स रिलेवेंट है उस बच्चे की ग्रोथ को देखने के लिए, उसकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, एंड कहीं कहेंगे नहीं मार्क्स मैटर नहीं करते, मेन मैटर करता है कि उसकी नॉलेज कितनी है। बट गाइस एक बात बताओ, कुछ लोग क्या कहेंगे, अगर मैं आपको कहूँ किसी के बेटे के 50% मार्क्स आया है, अगर आपसे कोई बात करेंगे आप कहोगे नहीं उसका बेटा ना नालायक है। क्यों? क्योंकि उसके 50% मार्क्स आए, मतलब कि क्या, कि जो उसकी इंटेलिजेंट है वो कैसे पता चली, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली आपको उसके मार्क्स से। तो मीन्स क्या है, अगर आपने वो चीज़ बोली है तो मीन्स मार्क्स रिलेवेंट फॉर यू। ओके, अगर कोई बच्चा कहे उसके 90% आए हैं तो आप क्या सोचोगे कि भाई इंटेलिजेंट बच्चा है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ, चाहे आप उससे मिले नहीं होगे, आपके मार्क्स, आपने उसके मार्क्स सुने हैं, फिर भी आपको कोई क्या कि 90% है, मीन्स दिस इज इंटेलिजेंट बॉय। क्यों? क्योंकि जो मार्क्स हैं, मार्क्स से क्या मिली आपको, इन्फॉर्मेशन मिली कि कितना इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि 90% वाले से आपने कहा भाई इंटेलिजेंट होगा और 50% वाले को कहा भाई नालायक है, पढ़ता नहीं होगा, तभी 50% आए हैं। ऐसे ही जो डिविडेंड डिसीजन है, कह रहे कि जो डिविडेंड है ना वो कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर अबाउट द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी। मीन्स अगर डिविडेंड मिल रहे हैं तो फर्म क्या है, प्रॉफिटेबल है। अगर नहीं मिल रहे तो हम क्या कहेंगे, भाई कंपनी को फायदा नहीं हो रहा लगता है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड ही नहीं दे रही है कंपनी। ओके, मीन्स जो डिविडेंड है ना वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, किसको, इन्वेस्टर्स को। ओके, तो उसी बेस पे हमने बोला कि जो डिविडेंड डिसीजन है वो क्या है, रिलेवेंट है। वी हैव एग्जामिन्ड बिलो टू थ्योरीज, हम इसमें टू थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, और वी कैन से टू मॉडल्स दैट फर्स्ट वन इज वोल्टर एंड सेकंड वन इज गॉर्डन अप्रोच। ओके, देखो गाइस, पहले हमने कहा कि क्या हम वोल्टर मॉडल पढ़ेंगे। अब पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल क्या है, एक सेट ऑफ एजम्पशन के बेस पे अगर हम किसी चीज को वैलिड दिखाना चाहते हैं, मतलब कि प्रूव करना चाहते हैं ना, उसे हम मॉडल बोलते हैं। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉडल क्या है, अप्रोचेस क्या है। मीन्स हम कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ नॉर्मली, वैसे मैंने आपको पहले बताया था ये चीज़, कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि क्या आपके ना 80% मार्क्स आ जाएंगे 12th में। ठीक है, अब मुझे जब कह रही हूँ 80% मार्क्स आ जाएंगे, वो ऐसा तो नहीं कह रही, मैं उसके बीच में कुछ एजम्पशन लेके उसके बेस पे कहूँगी। ये तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो आपके 80% आ जाएंगे, नहीं, मैं कुछ एजम्पशन लेके चल रही हूँ। मैं लेके चल रही हूँ कि आप इतना पढ़ते हो, आपकी इतनी नॉलेज है, उस बेस पे बोली है मैंने बात। ठीक है, मतलब कि अगर वो बातें हैं तभी वो मेरी बात कही हुई जो 80% वाली वो वैलिड होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना क्या, कि मॉडल होता क्या है, ये एक सेट ऑफ एजम्पशन के बेस पे अगर हम किसी चीज़ को वैलिड दिखाना चाहते हैं ना, उसी हम क्या बोलते हैं,
मॉडल्स बोलते हैं। ओके, तो इसे मतलब कि हमने कुछ एजम्पशन लेके चलनी है, अगर एजम्पशन फॉलो हो रही है तो मॉडल अप्रोचेस फॉलो होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। सो अब हम बात करते हैं कि वोल्टर अप्रोच है क्या, वोल्टर्स मॉडल है क्या। यह सपोर्ट करता है द डॉक्ट्राइन दैट डिफरेंट डिसीजन आर रिलीवेंट। क्या कहते हैं कि डिफरेंट डिसीजन क्या रिलीवेंट है, वो तो ऑब्वियसली आप समझ गए कि रिलीवेंस की बात हो रही है, तो वोल्टर डिसीजन क्या होंगे, रिलीवेंट होंगे एंड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो इसलिए क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म को। अब जो इन्होंने मॉडल दिया ना, वो बेस्ड था किस पे, ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि फर्म के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, दैट इज जिसे हम आर से डिनोट करेंगे, एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और वो कैन से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। इन दोनों के बेस पे चलेगी रिलेशनशिप जो चलेगी। ओके, कैसे, अगर हमारा आर ग्रेटर देन के है, आर ग्रेटर देन के मीन्स जो आपके रिटर्न है वो आपके कॉस्ट से ज़्यादा है, तो आप क्या सोचोगे कि ऑप्टिमम पे आउट वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0%। मीन्स 0% क्या मतलब कि आप कुछ पैसा डिविडेंड के तौर पे मत दो, सारा पैसा अपनी कंपनी में रख लो और उससे क्या करो, कुछ अर्न करेंगे, ग्रोथ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। एंड 100% रिटेंशन, यहाँ रिटेंशन क्या होगा, 100%, पे आउट क्या होगा, 0%। मीन्स कि अगर आपके, देखो गाइस सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं आपको कहती हूँ कि 100 रुपीज़ डिविडेंड बनता है, ठीक है, 100 रुपीज़ कंपनी ने अर्न किया है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको 100 रुपीज़ दे दूँ डिविडेंड के तौर पे, या फिर उसे रिटेन कर लूँ और कंपनी में लगा दूँ, और उससे ना मैं आगे पैसा लगाया तो उससे कुछ ना कुछ अर्न ही करेंगे। मैंने कहा कि मैं ना कंपनी में जो, भाई अगर 100 रुपये और लगा दूँगी तो मुझे 10 रुपये फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब आप बाहर देखोगे, अगर आप बाहर कहीं इन्वेस्ट करते हो वही 100 रुपीज़, तो आप उससे 8 रुपीज़ अर्न कर सकते हो, मतलब कि 8 रुपीज़ क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आप कहोगे भाई 8 रुपीज़ तो कॉस्ट है मेरी, ठीक है। अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैं 10 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं इससे, अगर मान लो मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ, आप कहोगे भाई रख लो सारा पैसा रख लो, भाई क्यों, क्योंकि उन्हें आगे एक्स्ट्रा मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो वो क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पे आउट के वहाँ पे क्या हो गया, 0%, एंड रिटेंशन क्या होगा, 100%। अब वही चीज़ अगर मान लो आपको बाहर से मिल रहे हैं 12, ठीक है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, 12 हो गई। अब क्या है, आर लेजन की, आर लेजन क्या हो गया ना, क्यों, क्योंकि आपको रिटर्न तो मिल रहे हैं कंपनी से कितने, 10, और उसकी कॉस्ट क्या है, 12 है। अगर आपको बाहर से मतलब कि क्या था हमारा, के होता क्या है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जैसे मैंने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताया था कि अगर हमारी जो कॉस्ट है वो हमारे रिटर्न से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप बात क्या कहोगे, भाई हमारे पैसे हमें दे तो हम खुद इन्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी जब कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही तो आप चाहोगे कि आप पैसा वहीं पे लगाए रखो, नो। तो वहाँ पे ऑप्टिमम पे आउट क्या हो जाएगा, 100%, भाई सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज अ डिविडेंड एंड 0% रिटेंशन। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, आर इज इक्वल टू के। अगर आर इज इक्वल टू के मतलब कि जितना आप अर्न कर रहे हो, जितना कंपनी अर्न कर रही है उतना ही आपको बाहर से मिल, मतलब कि जितनी कॉस्ट है उतने ही रिटर्न है। भाई 10 रुपये मुझे मैंने इंटरेस्ट पे उठाए, या 10 रुपये कॉस्ट आ रही है और 10 रुपये मुझे बच रहे हैं, तो क्या होगा, नो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट, कोई ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप पैसा दो डिविडेंड के तौर पे या मत दो, क्योंकि उन्हें बाहर से भी उतना मिल रहा है, उनकी कॉस्ट भी उतनी है और उनको यहाँ पे रिटर्न भी उतने मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आर ग्रेटर देन किया है मतलब कि हमारे रिटर्न, अब देखो गाइस ये चीज़ें ना आपको याद नहीं रखनी, कई लोग इसको रटते हैं, रटना नहीं है, आपको सिंपल सी बात है, ये आपको खुद से समझ होनी चाहिए। अगर आपके रिटर्न ग्रेटर देन किए हैं तो आप क्या चाहोगे, भाई पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं। ओके, 0% क्या हो जाएगा, पे आउट, और 100% क्या हो जाएगा, रिटेंशन। अगर आपकी आर मतलब कि रिटर्न आपकी कॉस्ट ही कम है तो आप कहोगे भाई हमें हमारा पैसा दे दो, 100% पे आउट कर दो, भाई हम खुद कर लेंगे, खुद का इन्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको नॉर्मली आपने बेस पे लेके देख सकते हैं, ठीक है। और 0% क्या हो जाएगी, रिटेंशन। अगर आर इक्वल टू के है तो कोई ऑप्टिमम नहीं, आप कहोगे तुम रखो या हम रखें, बात तो एक ही है, भाई आपको भी 10% मिल रहे हैं, हमें भी 10% है, मुझे तो यहाँ से भी 10% मिल रहा है, अगर मैं कहीं बाहर इन्वेस्ट करूँगी तो भी 10% मिल रहे हैं, तो क्या मुझे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नो, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ओके, अब मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि इसकी कुछ क्या होती है, एजम्पशन होती हैं। अब वो एजम्पशन क्या है, अब उस एजम्पशन की बात करेंगे। ओके, कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म है ना, आर फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली, मीन्स जो हमें पैसा लगाना है ना बिजनेस में, वो हम सिर्फ रिटेन अर्निंग से ले रहे हैं, मतलब कि बाहर से कहीं से पैसा नहीं उठा रहे। अगर हमें पैसा जो बिजनेस में लगाना है फर्दर, वो हम सिर्फ रिटेन अर्निंग से लेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज नहीं करेंगे। ओके, द फर्म हैज अ वेरी लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ है, ऑब्वियस सी बात है, अगर छोटी सी लाइफ होगी तो आप सोचोगे भाई क्या है, अगर अभी नहीं मिल रहा पैसा तो आगे का थोड़ा सोचोगे, अगर लॉन्ग लाइफ है तब सोचोगे ना कि हाँ भाई आगे तो और इतना टाइम है, ग्रो कर जाएगी कंपनी, आगे हमें फर्दर प्रॉफिट होने वाले हैं। ओके, तो लॉन्ग लाइफ लेके चलेंगे, शॉर्ट लाइफ नहीं लेनी है।
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज आर एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट, जो आर है और के है जो कांस्टेंट रहेंगे। अगर मान लो चेंज होते रहे फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या फर्क आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। ओके, सो इनको क्या लेना है, कांस्टेंट है। एंड अर्निंग एंड डिविडेंड डू नॉट चेंज, और अर्निंग और डिविडेंड क्या है वो भी क्या रहेंगे, आपके कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे जब हम डिटरमाइन करेंगे वैल्यू। ओके, एग्जाम्पशन मैंने बताई, क्या बताई कि लॉन्ग लाइफ है, आर एंड के कांस्टेंट रहेंगे, अर्निंग एंड डिविडेंड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जो फर्म है वो सिर्फ रिटेन अर्निंग से ले रही है, बाहर से कहीं एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज नहीं कर रही है। ओके, अब देखो वोल्टर का फॉर्मूला है डिटरमाइन करने की वैल्यू ऑफ शेयर। अगर हमें वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि बनाया गया है। देखो अगर हमें प्राइस निकालना है तो क्या होगा, डिविडेंड, कितना हमें डिविडेंड मिल रहा है, डिवाइड कर देंगे उसको क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक है, अगर ग्रोथ दे रखे है तो आपको क्या करना है, जी लेस कर देंगे, ग्रोथ लेस कर देंगे। ठीक है, अगर आपको मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है, देखो गाइस जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो किस पे इफेक्ट करती है, जैसे ही हमारे अगर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू ऑफ फर्म ही बढ़ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल लेंगे जिससे हमें वैल्यू ऑफ द फर्म पता चल जाएगी। ओके, तो मार्केट प्राइस पर शेयर निकालते कैसे, देखो जब हमें मार्केट प्राइस निकालना होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी दैट इज डिविडेंड, जो डिविडेंड दे रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। अब देखो मैंने क्या कहा कि कुछ पैसा हम रिटेन कर रहे हैं, कुछ रिटेन कर रहे हैं, वो क्या होगा आपको, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कितनी है यहाँ पे, देखो ई माइनस डी, ये क्या है आपकी रिटेन है। रिटेन मतलब क्या, जितनी अर्निंग थी उसमें से आपने जितना डिविडेंड दे दिया। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोल रही हूँ, ये फॉर्मूला बना कैसे, फॉर्मूला आपको याद ही करना, आपको यहाँ से समझ आ जाएगा क्या, कि जितनी हमारी अर्निंग थी उसमें से कितना मैंने डिविडेंड दे दिया। ओके, वही क्या हो जाएगी हमारी रिटेन अर्निंग। अब जो ये रिटेन अर्निंग तो आ गई, उस पर क्या मिलेगा, मुझे कुछ रिटर्न मिलेंगे। अब जो मैंने कुछ पैसा रिटेन किया है उस पर रिटर्न तो मिलेंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया, रिटेन से जो हमें रिटर्न मिल रहे हैं मैंने उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने उसे मल्टीप्लाई तो कर दिया, मुझे ये दिख रहा है कि मुझे रिटर्न मिलेंगे। अब एक बार बताओ, अगर आपका पैसा मैंने एज ए डिविडेंड रख लिया था, आगे आप नहीं चाहोगे कि आपको कुछ रिटर्न, कुछ क्या है उसकी कॉस्ट बियर होगी, उसकी कॉस्ट तो होगी ना, मुझे आगे आपको रिटर्न देने पड़ेंगे। किसको, जो मतलब कि उसकी मुझे कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, उस कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही बोलेंगे ना, क्योंकि वो क्या होता है एक तरह की इक्विटी की ही, मतलब कि इक्विटी की ही वैल्यू होती है। ओके, तो मैंने उसको किससे डिवाइड किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कि उसकी कॉस्ट क्या है। जो मैंने रिटेन अर्निंग रखी, मैंने कहा कि मुझे उस पर कुछ रिटर्न मिलेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, आर से, दैट इज रिटर्न जो मिल रहे हैं उसको मैंने डिवाइड किया किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। मैंने आपको पहले बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि क्या जो हमारी रिटेन अर्निंग की कॉस्ट होती है वो क्या होती है, जो हम इक्विटी शेयर होल्डर को पे करते हैं। ठीक है, दैट इज, इसलिए मैंने क्या किया, के से डिवाइड किया। अब आपको यहाँ पे दिख गया क्या, कि मैंने ये तो क्या आ गई आपकी कॉस्ट आ गई, किस चीज की। अब देखो गाइस जो ये वाली वैल्यू है ना, ये क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ डिविडेंड हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्या होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, प्लस से मैंने क्या कर दिया, जो हमने रिटेन अर्निंग रखी, मतलब कि जो हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है, रिटेन अर्निंग रखने से क्या होगी, ग्रोथ होगी, तो ये हमारी क्या होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया के ई से कि कितनी कॉस्ट है। ओके, सो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद जब आप इसे एलसीएम वगैरह ले लोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, आपको समझ आया। और इधर पी क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर, डी क्या है, डिविडेंड पर शेयर, आई क्या है, इंटरनल रेट ऑफ डिविडेंड, एंड ई इज द अर्निंग पर शेयर, एंड के ई क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर मैंने अगेन रिपीट कर दिया है। ओके, अगर आपको ये समझ ना आया हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, या आप वीडियो को अगेन आप देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा एक्चुअल में कि ये बना कैसे फॉर्मूला। ओके, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, क्योंकि जब आप ध्यान सुनेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये बना कैसे फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट अब हम इसका एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब देखो गाइस जब हम लेते हैं ना तो हम डिफरेंट रेट्स रख के देखते हैं कि हाँ कितना करने पे क्या होगा, तब हम डिसीजन लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एबीसी लिमिटेड। देखो गाइस इसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अर्निंग पर शेयर कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर कितना है, मतलब कि कॉस्ट कितनी है, ये सब हमें दे रखा है। एंड लास्ट में बोल रखा है इफ द पे आउट रेशियो 40%, 50% एंड 60%, मतलब कि 40% है तो क्या होगा, 50% है तो क्या होगा, 60% है तो क्या होगा। अब हमें इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पे आउट रेशो
पी हमारे पास आ जाएगा क्या है, अगर 40% पे करते हैं तो हमारे पास कितना है 29.87 एंड 50% पे 29.33। आप इस फॉर्मूले में पुट करके देखना गाइस, इसके बाद ये बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा कि सोल्व कैसे करना है। ओके गाइस, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ क्रिटिसिज्म भी है वॉल्टर मॉडल को लेके, कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या होंगे आप खुद सोच के देखो, जो इसके अजम्पशन है ना उसी में से क्रिटिसिज्म बन जाएंगे। क्या कि हमने कहा था कि बेसिक अजम्पशन हमारी क्या थी कि हमारे जो रिटेन अर्निंग है ना वही सिर्फ हमारा सोर्स है, मतलब कि एक्सटर्नल फाइनेंस हम नहीं लेंगे। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नो, रियली ऐसा होता होगा। ओके, सेकंड थिंग हमने बात करी थी कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारे कॉन्स्टेंट रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एंड हमने बोला था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, एंड एक्चुअल में वो भी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? क्रिटिसिज्म हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है? मेरोन गॉर्डन हैज डेवलप्ड ए मॉडल, वो सिमिलर होगा कैसे? वॉल्टर सजेशन पे जैसे ही वॉल्टर का था सेम वैसा ही होगा। इसमें भी क्या है? रिलीवेंस की बात करते हैं, क्या कि जो हमारे डिफरेंट डिसीजन है वो अफेक्ट करते हैं हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को। इसमें कुछ ही चेंजेस आएंगे। देखो, जो हमने उसकी अजम्पशन ली थी और इनमें दो ही अजम्पशन इनमें चेंज है। देखो, सेम अजम्पशन वही रहेंगी जो वॉल्टर्स मॉडल में थी, जैसे क्या था? सारी क्या होंगी? इक्विटी फर्म होंगी, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं होगी, रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। रिटेंशन रेशियो, देखो एक डिफरेंस आया ये क्या कि जो रिटेंशन रेशियो है जिसे हम बोलते हैं बी, अगर हमने एक बार डिसाइड कर ली तो वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। और जो ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ द फर्म है जी को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? बी आर। ओके, वो भी क्या रहेगी? हमारी कांस्टेंट रहेगी। ओके गाइस, और इसमें हम जो बात करते हैं ना, हम इसमें ये कहते हैं कि जो हम ग्रोथ होती है वो हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। और हम जो जहाँ पे बी आर लिख रहे हैं, बी आर का मीनिंग क्या है कि जो बी है वो तो हमारा क्या है? रिटेंशन रेशियो, मतलब कि हम कितना रिटेन कर रहे हैं। सपोज 100 आपने अर्न किया, ठीक है, तो 60 अगर आप पे आउट कर रहे हो, 60 पे आउट कर रहे हो तो 40% क्या कर रहे हो? रिटेन कर रहे हो, ठीक है। ऐसे अगर 50 पे आउट कर रहे हो तो 50 क्या कर रहे हो? रिटेन कर रहे हो। और आर क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ रिटर्न। ओके, आर क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। और बी को हम 1 माइनस पे आउट भी लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग रहेगी जो डिफरेंस आया, एक तो ये डिफरेंस आया, एक एग्जाम्पशन और ऐड होगी, दो एग्जाम्पशन ऐड हुई थी। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द फर्म रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इट इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट। कहते हैं कि जो हमारा के है वो हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन बी आर रहेगा। ओके, तो ये दो एजम्पशन का चेंजेस आया था, बाकी सब सिमिलर है। परपेचुअल लाइफ है, कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। अब हम बात करते हैं कि गॉर्डन्स मॉडल के अकॉर्डिंग मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं। अगर हमारा आर क्या है? ग्रेटर देन की है, तो फर्म क्या करेगी? जो हमारे रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं तो फर्म क्या करेगी? रिटेन करेगी अर्निंग। ऐसा कब होता है? जब हमारी क्या होगी? जो फर्म है वो क्या है? ग्रो कर रही है। ग्रो कर रही है तो वो क्या करेंगी? जो हमारे डिविडेंड हैं वो क्या करेंगी? कम पे करेंगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कम करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या करेंगी? रिटेन करके रखेंगी। ओके, अगर हमारे आर क्या हो जाएंगे? इक्वल देन के होंगे। अगर आर इक्वल देन के होंगे तो कोई ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट नहीं होगा एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म वुड नॉट चेंज, तो उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ने ही नहीं वाला। अगर हम बात करते हैं आर लेस देन के, अगर आर लेस देन के है तो हम क्या करेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या कर देंगे? हम इंक्रीज कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपनी अर्निंग को, और रिटेन क्या करेंगे? रिटेन कम करेंगे, ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर हमारा आर क्या है? ग्रेटर देन के है तो फर्म क्या करेगी? रिटेन करेगी ज़्यादा, डिस्ट्रीब्यूट करेगी कम। अगर आर हमारा मतलब कि रिटर्न लेस देन के है तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ज़्यादा, रिटेन करेंगे कम। आर अगर इक्वल टू के है, सेम जैसे हमने लास्ट में बात की थी, तो हम क्या करेंगे? नो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट, यहाँ पे कोई ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला देखो सिमिलर है, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या? हम डिविडेंड देखेंगे, उसके डिवाइड में कर देंगे क्या? कॉस्ट कितनी है उसमें से ग्रोथ को लेस कर देंगे, जी इज ग्रोथ। ओके, सो सिमिलर रहेगा, ये आपका बिल्कुल ईजी है। अब देखो गाइज, ये ना जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो है तो क्या सेम ही है। जैसे देखो मैंने क्या कहा, ग्रोथ को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? बी आर लिख रहे हैं, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। द करंट प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर इज 200। अगर हमारा करंट प्राइस कंपनी के शेयर का कितना है? 200। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर नेक्स्ट ईयर विद एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 10%। इफ एन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। शुड ही बाय शेयर? क्या उसे बाय करनी चाहिए शेयर? अब यहाँ पे देखो हमें डिसीजन लेना है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम कि प्राइस कितना? फॉर्मूला क्या था? D1 अपॉन KE माइनस जी। अब यहाँ पे देखो D1 क्या, हमें कितना डिविडेंड मिल रहा है? ₹5 एंड
0.12, दैट इज क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। के ही क्या है, हमारे जो कॉस्ट होती है वो हमारी क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। हम माइनस कर देंगे हम क्या, कि कितना ग्रोथ है, ग्रोथ कितना बोलता है, ग्रोथ रेट 10%। ओके, तो उसमें से लेस कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी क्या, 250। हमारे पास देखो वैल्यू ऑफ द शेयर क्या है, 250, जो कि क्या है, मोर देन है इसकी करंट प्राइस से। करंट प्राइस क्या है, 200। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, शेयर खरीद लेने चाहिए। अब देखो जैसे हम डिविडेंड, मैंने क्या बोला था पहले कि हम डिसीजन लेते हैं, किस बेस पे लेते हैं, जब हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, वैल्यू ऑफ द शेयर क्या है, उसी बेस पे हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब आपने इसमें देखा कि हम इजिली डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भाई हमें खरीद लेने चाहिए शेयर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉर्डन्स रिवाइज्ड मॉडल। गॉर्डन ने जो मॉडल दिया उसके बाद एक रिवाइज्ड मॉडल आया था, उसमें उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला कि जो बेसिक अजम्पशन थी, देखो गाइस अभी हमने पढ़ा था क्या, जो गॉर्डन्स बेसिक वैल्यूएशन मॉडल है वो क्या बोलते थे कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है रिमेन कांस्टेंट रहती है फर्म के लिए, ठीक है, बोला था कि कांस्टेंट रहती है, जो कि उनकी क्रिटिसिज्म में भी हमने बोला था क्या, कि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, एंड एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, यू नो। बट इन्होंने फिर रिवाइज जब अपना मॉडल किया तो उन्होंने बोला कि जो बेसिक मॉडल है ना, टू कंसीडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मीन्स उन्होंने क्या किया, फिर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को वो लेकर चले। उन्होंने अपने रिवाइज्ड मॉडल में क्या बोला, ही सजेस्टेड दैट इवन व्हेन आर इज इक्वल टू के, अभी लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, गॉर्डन्स का जब हमने मॉडल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आर इज इक्वल टू के है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ द फर्म पे, क्यों भाई, जितना है रखो या डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेम ही बात है। लेकिन बोलते हैं क्या कि जो डिविडेंड पॉलिसी है ना अफेक्ट करते वैल्यू ऑफ शेयर को ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। क्यों, देखो वैसे तो सेम है लेकिन हम कुछ साल बाद देने की बात कर रहे हैं ना, जब हम पैसा रिटेन कर रहे हैं तो ग्रोथ के तौर पे, लेकिन कहते हैं कि फ्यूचर में तो क्या है, अनसर्टेनिटी है, और फ्यूचर shoulder discount future dividend at higher rate than the discount near dividend, means वो आज लेना प्रेफर करेंगे कल के बजाय। ओके, चाहे इक्वल मिल रहा है लेकिन फिर भी वो आज लेना प्रेफर करेंगे। अब आप एक बात बताओ, अगर आप खुद सोचो कि अगर आज आपको पैसा मिल रहा है या कहीं चलो उतना ही मिलेगा कुछ साल बाद, तो आप क्या लेना चाहोगे, आप कहोगे फ्यूचर मिलेगा ना, हमें पता है मिलेगा नहीं मिलेगा, रिस्क रहता है, अनसर्टेनिटी रहेगी वहाँ पे, तो आप क्या प्रेफर करोगे, आज लेना चाहोगे। ओके, दैट इज देयर इज टू-फोल्ड assumption, what investor are risk averse, investor क्या यहाँ पे risk averse है, and they put a premium on certain return and discount or penalize uncertain return, जो कि फ्यूचर में क्या होंगे, अनसर्टेन होंगे रिटर्न। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि इन्वेस्टर्स क्या हैं, क्योंकि इन्वेस्टर रैशनल है, उन्हें पता है कि भाई फ्यूचर तो अनसर्टेन है, तो क्या करेंगे वो, अवॉइड करेंगे वो रिस्क को, दे प्रेफर नियर डिविडेंड, वो लेना चाहेंगे आज के डिविडेंड को देन द फ्यूचर डिविडेंड, कल के बजाय वो क्या कहेंगे, भाई हमें आज ही दे दो। ओके, अब जो ये आर्ग्यूमेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड इन एंड आर्ग्यूमेंट। ये सब आपने सबने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, याद रखना, इसे हम बर्ड इन एंड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं भाई देखो बर्ड इन हैंड है, पंछी हाथ में, उड़ सकता है वो, ठीक है, मीन्स आज हम ले सकते हैं, जितना पैसा मिल रहा है आज लेना प्रेफर करेंगे हम एज कंपेयर टू इन फ्यूचर। ओके, जो वैल्यू ऑफ रूपी डिविडेंड है इनकम इज मोर देन द वैल्यू ऑफ रूपी ऑफ सर्टेन गेन, मीन्स जो आज हमें पैसा डिविडेंड के तौर पे मिल रहा है उसकी वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें चाहे हमें थोड़ा ज़्यादा ही मिल रहा है ना, मोर देन द वैल्यू ऑफ द रूपी ऑफ कैपिटल गेन, मतलब कि जो कैपिटल गेन के तौर पर मिलेगा और जो हमें आज डिविडेंड मिल रहा है, अगर हम दोनों का कंपेरिजन करें तो जो आज का डिविडेंड है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्यूचर में हमें जो कैपिटल गेन मिलने वाला है, ठीक है। तो हम अगर आर इज इक्वल टू के है फिर भी हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें आज डिविडेंड मिले। ओके, तो हमने ये नहीं कहना कि आर इज इक्वल टू के है तो सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, गॉर्डन्स रिवाइज्ड मॉडल में इन्होंने बोला था। ओके, तो मीन्स करक्स क्या है कि हमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को देखते हुए चलना है, और हम क्या करेंगे जब आर इज इक्वल टू के होगा फिर भी हम क्या करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि सेम रहेगा, हम ये कहेंगे कि हम आज लेना प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू कैपिटल गेन। ओके गाइज, आई होप आप सबको ये समझ आ गया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी वो होने वाली है थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस पे। ओके, सो गाइज आप अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप इजीली वीडियोस देख पाएँ। सो थैंक यू सो मच।